पर भी नेतृत्वकारी साथी, और आप सब से ही ये उम्मीद की जाती कि आज देश में जो हालात जिस तरह के बने हैं, जिसके बारे में रोज आप भाषण देते रहते हैं, मैं उसके बारे में विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभूतपूर्व है परिस्थितियां, चौतरफा नहीं बहुआयामी बहुपक्षीय हमला है देश पर। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों की तरह से एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक अलग तरह की पार्टी है जिसका कंट्रोल, जिसका नियंत्रण, जिसका संचालन आरएसएस करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बिल्कुल अपने जन्म से लेकर घोषित ढंग से मुसोलिनी का और हिटलर का पालन करते आए एक फासीवादी संगठन है। अपनी सत्ता में आने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी उसकी एक शाखा, राजनीतिक शाखा है, तो सत्ता में आने से बीजेपी ने जहां एक तरफ आरएसएस के इस फासीवादी सांप्रदायिक हिंदुत्व की विचारधारा को आक्रामक ढंग से इस देश में लागू करने की कोशिश की है, वहीं साथ ही साथ बड़े कॉरपोरेट घरानों को, बल्कि ये कहेंगे कुछ अपने चहेते मित्र दरबारी पूंजीपतियों को, उनको इस देश को पूरी तरह से लूटने के लिए खुली छूट दी गई है। इस तरह से आज आप कह सकते हैं कि देश की सत्ता पर, और प्रदेश भी उसमें शामिल है, आज बीजेपी के शासन को आप इस तरह से देखा जाए कि ये एक कॉरपोरेट का, यानी कि बड़े पूंजीपतियों का और सांप्रदायिक ताकतों का एक गठजोड़ है जो आज सत्ता के ऊपर कायम है, जिसने एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा देश का जो लंबी कुर्बानियों के, असंख्य कुर्बानियों के आधार पर आजादी के बाद एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र बनाने की जो शपथ हमने ली थी, एक संवैधानिक व्यवस्था हमने कायम की थी आधुनिक भारत के लिए, उस व्यवस्था के ऊपर बड़ा हमला है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत, हिंसा के आधार के ऊपर एक निरंकुश सत्ता कायम की जा, ताकि कॉरपोरेट की लूट आसान हो सके। यह हिंदुत्व का नारा एक जगह तैयार करता है, जनता के बीच में विभाजन पैदा करके, ध्रुवीकरण पैदा करके, लोगों में एक जुनून पैदा करके, अंधराष्ट्रवाद की भावना पैदा करके, कि जिससे कॉरपोरेट मित्रों के लिए इस देश के संसाधनों को, प्राकृतिक भी और सार्वजनिक भी, आसानी से उनको लूटा जा सके। तो एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर हमला है, नागरिक अधिकारों के ऊपर हमला है, तमाम संस्थाओं को पंगु बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे बेशकीमती संसाधन, जो हमने अपने देश के अंदर, संविधान के अंदर बुनियादी जो चीज रखी थी, संविधान की बुनियाद जो स्तंभ है हमारे, वो है आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र के, गणतंत्र के, उन तमाम के ऊपर हमला है। तो आर्थिक संप्रभुता का मतलब आत्मनिर्भर कोई नहीं है तो संप्रभु कैसे होगा? आत्मनिर्भरता के जैसे भी आज़ादी के बाद जो हमने निर्माण किया था, आज सबको उनके, ये मामूली निजीकरण की प्रक्रिया नहीं है, ये पूरी तरह से हस्तांतरण है हमारे देश की तमाम जमा पूंजी संपत्ति को उनके हवाले करने का, वो किया गया है। और इसका नतीजा है, आज मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, कि आज हमारा देश अभूतपूर्व आर्थिक मंदी का शिकार है। आंकड़े कुछ भी पेश करो सरकार, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, यहां तक के मोदी का खुद आर्थिक सलाहकार जो रहा, अभी 2 दिन पहले ही
उसका लेख छपा है कि जो जीडीपी के, सकल घरेलू उत्पाद के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो असत्य हैं, ठीक नहीं है, मेल नहीं खाते सच्चाई से। अभी कल के ही अखबार में जो चीज़ें आई हैं कि जिसमें लगातार 7 महीनों से हमारा व्यापार घाटा घट रहा है, निर्यात लगातार गिरता जा रहा है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अभूतपूर्व आर्थिक मंदी है, अभूतपूर्व बेरोजगारी है, महंगाई है, भयंकर एक संकट आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। भूखमरी में, कुपोषण में, लगातार बीजेपी के शासन में रहते हुए दुनिया भर के आंकड़े हैं कि हम सबसे नीचे आज पायदान के ऊपर हिंदुस्तान पहुंच चुका है। ये नतीजा है, बहुत संक्षिप्त में मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए आज जरूरी हो गया है कि हमारे पुरखों की, क्रांतिकारियों की कुर्बानियों से ये जो देश हमने जो खड़ा किया था, एक आधुनिक भारत का एक जो नक्शा तैयार किया था, जिसको फिर से वापस वो मनुवादी, क्योंकि आरएसएस अपने जन्म से कहता आया है कि हिंदुस्तान में मनुस्मृति का विधि विधान ही सर्वोच्च है। दोबारा से वही व्यवस्था लागू करने की जिनकी कोशिशें हैं, उसको बचाना, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बचाना, देश को बचाना, इसकी एकता अखंडता को बचाना वो ज़रूरी है। और इन सब के जनतांत्रिक, गणतांत्रिक, आर्थिक संप्रभुता इसको बचाए रखने के लिए आज सबसे प्रमुख कार्य इस देश की मेहनत का जनता, संघर्षशील संगठनों, तबकों, देशभक्तों को, जनतंत्र को प्रेम करने वाले लोगों के लिए सबका प्रमुख कर्तव्य आज के दिन है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, प्रमुख कार्य। और इस संबंध में ये कन्वेंशन स्वागत करती है कि देश की धर्मनिरपेक्ष पार्टियां आज एक मंच के ऊपर आई हैं इंडिया के नाम से। और वास्तव में लड़ाई यही है, आज इंडिया वर्सेस बीजेपी, इंडिया वर्सेस एनडीए, ये आज उसके बीच की लड़ाई है, भारत को बचाना है। तो इंडिया के मंच से जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, हमारी ये कन्वेंशन उसका स्वागत करती है। भले ही कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं के दिमाग में साफ रहना चाहिए, ये कोई मोर्चा नहीं है, ये मोर्चा नहीं है, ये एक साझा मंच है, मिलकर के जिन्होंने तय किया है कि भाषा है रेजोल्यूशन की कि हम मिलकर के अधिकतम कोशिश होगी बीजेपी के खिलाफ चुनाव में साझा उम्मीदवार उतारें, अधिकतम कोशिश होगी। सब जगह ये संभव नहीं होगा। केरल में बीजेपी बड़ी ताकत नहीं है, तो जाहिर है कांग्रेस और वामपंथ के बीच में ही मुख्य लड़ाई रहेगी, तो बीजेपी को हराना मुख्य लक्ष्य है। तो ये साझा मोर्चा नहीं है, एक मंच है जिसके ऊपर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उसमें हमारी तरफ से यह है कि सिर्फ पार्टियों का इकट्ठा होना काफी नहीं है, जरूरी है कि आज जिस तरह की विध्वंसकारी नीतियां बीजेपी की तरफ से जो लागू की गई, उनके खिलाफ देश के लिए जो महत्व रखने वाले मुद्दे हैं, लोगों की रोजी रोटी जीविका से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर एक वैकल्पिक क्या करेंगे हम, यह नीतिगत पक्ष लोगों के बीच में रखा जाना जरूरी है। उसके अंदर जनलामबंदी करनी जरूरी है। अच्छी बात है, उन्होंने कुछ पूरे देश के स्तर के ऊपर बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियां निकालने का फैसला किया, लेकिन यह काम हमें भी कोई इल्यूजन को भ्रम नहीं रहना चाहिए कि वामपंथी पार्टियां ही हैं जो वास्तव में आज इन उदारीकरण की नीतियों का, जो कॉरपोरेट ट्रस्ट हैं, जिसकी वजह से असमानता पैदा हुई है, इनको पलटने का, मेहनत का जनता के पक्ष में नीतिगत बदलाव का कोई विकल्प अगर गंभीरता से प्रस्तुत कर सकता है तो वो सिर्फ वामपंथ पेश कर सकता है। और इसके लिए हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा ये जिम्मेवारी फर्ज रहेगा कि इस रेजोल्यूशन को हम आत्मसात करें, इस प्रस्ताव को, क्योंकि आप ही वो होंगे मुख्य सूत्रधार जिनको लोगों के बीच में नीचे या कन्वेंशन करके आप घर चले जाएंगे, ये नहीं है।
ये एक शुरुआत है। यहाँ से हम तमाम जिलों के अंदर जाएंगे, जिलों से नीचे, और इस तरह से जनवरी के महीने तक हमारा एक व्यापक जन अभियान चलते हुए एक बड़ी लामबंदी करने का इरादा है। तो इस कन्वेंशन के बाद से तमाम जिलों के नेतृत्व आपस में बैठ करके 15 अक्टूबर से शुरुआत होगी जिला स्तर के ऊपर। तो आपको एक एक बात इसके अंदर जो लिखी है, तमाम क्षेत्रों के बारे में हमने इसके ऊपर नहीं, सिर्फ एक दृष्टिकोण पेश किया है। वामपंथी पार्टियों का एक वैकल्पिक दृष्टि क्या हो सकती है, ये मांग इकट्ठी नहीं की हमने। सब संगठनों की मांग इकट्ठी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सवाल है एक विकल्प का दृष्टि क्या हो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, वो इसमें रखने की कोशिश की। तो जाहिर है कि मैं एक एक मसले पे बात नहीं रख पाऊंगा। आप इसको एक एक बिंदु, कोई फालतू नहीं है, आप सबको वो पढ़ना, जानना, समझना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो बुनियादी सेवाएं जो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में निर्देश देता हमारा संविधान सरकार के लिए कि उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, परिवहन की। इनके बारे में संक्षिप्त में हमने इसमें रखा। क्या थोड़ा सा टिप्पणी करते हुए क्या किया जा रहा है। शिक्षा जो हमारे देश के विकास के लिए या मानव समाज के विकास के लिए जो बेहद जरूरी है और सभी नागरिकों को कानूनी रूप से शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यह राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार ने बिना बहस, बिना चर्चा नई शिक्षा नीति घोषित कर दी, लागू कर दी। और वो शिक्षा नीति सरेआम घोषित आप कह सकते हैं, जो शिक्षा को व्यापार बना देने का, शिक्षा का भगवाकरण कर देने का, सांप्रदायिकीकरण, और शिक्षा को केंद्रीकृत, पूरा देश की एक जैसी शिक्षा पाठ्यक्रम, सब अधिकार केंद्र सरकार के पास, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। तो ये तीन, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण और केंद्रीयकरण, ये एक दस्तावेज, खुला दस्तावेज है नई शिक्षा नीति, और उसका ट्रेलर के रूप में शुरुआत हो चुकी। अपने हरियाणा में आप उसको देख रहे हैं। आम आदमी भी, जो पढ़े लिखे प्रोफेसर, टीचर्स, उनमें भी बहुत भ्रम था। लेकिन अब उसके धीरे धीरे जब वो आ रही है, क्योंकि भाषा उस शिक्षा नीति की बहुत छलावेपूर्ण थी, लेकिन अब आ रही है। हरियाणा के अंदर कुछ दिन पहले ही, 1 साल नहीं हुआ है, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा कि 40,000 मास्टरों की जगह खाली है। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, हम रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। कर दिया रैशनलाइजेशन के नाम के ऊपर 40,000 की जगह 18,000 पद बताए खाली। 5,000 स्कूल बंद कर दिए मर्जर के नाम के ऊपर। और ये सारे के सारे जो मर्जर के नाम पर बंद किए हैं, वो स्कूल लड़कियों के स्कूल थे, कन्या स्कूल। हमारे समाज के अंदर लड़कियों को, ताकि वो पढ़ सकें, आ सकें, तो उनके अलग एक स्कूल बनाए गए थे। उससे पहले भी सैकड़ों स्कूल बंद किए जा चुके। फिर उसके अलावा एक योजना बनाई कि जो सरकारी स्कूल में, उनके कुछ नाम मॉडल संस्कृति स्कूल, सरकारी स्कूल के अंदर, जबकि ये हमारे कानून का उल्लंघन है, लेकिन उसमें दाखिला फीस, ट्यूशन फीस, उसमें अगर पढ़ोगे सरकारी स्कूल में तो आपको ट्यूशन फीस, दाखिला फीस देनी पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट में जाओ, चिराग योजना, गरीबों के बच्चे, जो आज इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अपने सरकारी स्कूल से निकालो बच्चों को और प्राइवेट में दाखिल करवाओगे तो उसकी फीस सरकार देगी। सरकारी स्कूल में दाखिल करो तो फीस आप दोगे, प्राइवेट में दाखिल करवाओ तो फीस सरकार देगी। मतलब क्या है कि सरकारी स्कूल छोड़ो, प्राइवेट में जाओ, अभी सरकार देगी उज्ज्वला योजना की ढाला, कुछ सिलेंडर दे देगी, कुछ दिन तक फीस दे देगी। थारा जब स्कूल बंद हो जाएगा उसके बाद क्या कहता, हम जानो थोड़ा काम जाना। ये सरकारी स्कूलों को, यानी कि जो हमारी सरकार की जो जिम्मेदारी है सबको शिक्षा प्रदान करने की, उसने बिल्कुल पल्ला झाड़ने का। और उच्च शिक्षा में तो घोषित रूप में ऐलान कर दिया, 2 साल हो गए
यूनिवर्सिटियों को चिट्ठी आ रही है, जब से बीजेपी आई है ग्रांट में लगातार कटौती है यूनिवर्सिटियों के। अपने अपने सेल्फ फाइनेंसिंग यानी कि खुद वित्त पोषण करो, फीस बढ़ाओ, मास्टर कच्चे रखो, तनख्वाह थोड़ी दो, विद्यार्थियों से फीस ज्यादा लो, डिस्टेंस एजुकेशन कर दो, ऑनलाइन कर दो। आधे से ज्यादा टीचर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर खाली पड़ी जगह, कच्चे हैं, और ग्रांट कटौती कर दी जा रही है। और 2 साल से सर्कुलर आ रहा है, सारी यूनिवर्सिटी सरकारी ग्रांट आपको नहीं मिलेगी, अपनी व्यवस्था खुद करो। जब टीचर्स, गैर शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद वो वापस ले लिया जाता है। अभी चुनाव का साल है, नजदीक है, चुनाव के बाद देखेंगे, खुले रूप में आएगा। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ये तमाम यूनिवर्सिटी जो नई शिक्षा नीति कहती है, प्राइवेट में और सार्वजनिक में कोई अंतर नहीं होगा। इसके मैं और विस्तार में नहीं जा रहा हूं। सीधा हमारी तरफ से विकल्प यही है, शिक्षा बुनियादी अधिकार है, सब नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए। ये प्रिविलेज जो पहले था कि ब्राह्मणों के लिए ही ज्ञान का अधिकार था, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं था, ये जो मनुस्मृति में था, दोबारा से वो लाना चाहते हैं। हमारा सीधे तौर पर है कि शिक्षा सभी नागरिकों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और इसके लिए देश की कमाई का, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। और बच्चों के 20 या 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर से कोई गैर शिक्षा का काम। आज के दिन क्या है, 1/3 भी काम टीचर से पढ़ाई का नहीं है, 2/3 काम गैर शिक्षा का काम है। घड़ी डाल के फार्म, सर्वे, वोट बनवाना, करना, क्या BLO, विविध प्रकार के काम हैं, पढ़ाई का कोई काम नहीं है। इसलिए तुम तो यूँ काम करवाओ ताकि स्कूल में पढ़ाई ना हो, नतीजा खराब आवे, और फिर स्कूल में बालक ना होंगे तो स्कूल बंद करो। हमारा साफ कहना है, टीचर्स का प्रमुख कार्य है पढ़ाई का, गैर शिक्षा का कार्य उनसे नहीं लिया जाना चाहिए, और 20 या 25 के अनुपात के ऊपर टीचर की भर्ती होनी चाहिए, ताकि शिक्षा का कार्यक्रम बेहतर ढंग से चल सके। बाकी मैं और चर्चा विस्तार के ऊपर नहीं जा रहा हूं। इसी तरह से स्वास्थ्य का भी पूरा व्यापारीकरण, ये जो आयुष्मान भारत के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया, आम जनता को बीमा दे दिया 5 लाख का, ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा है कि आप लो यू बीमा, अपना इलाज कराओ, प्राइवेट अस्पताल में जाओ। सरकारी सभी जनता के लोगों के लिए इलाज की गारंटी करना, ये हमारे संविधान के निर्देश में है, सब उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मुफ्त में सभी लोगों को ये मिले, जो खाते पीते लोग हैं उनसे पैसा ले लो थोड़ा बहुत, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा, और उस पर भी देश की कमाई का, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 5% खर्च होना चाहिए। यहाँ तो मंत्री, नेता 7 सितारा होटल गुड़गांव में वहाँ इलाज करवाते हैं, और यहाँ PHC में कोई डॉक्टर नहीं है, CHC में डॉक्टर नहीं है, कोई किसी तरह का वहाँ सहयोगी स्टाफ नहीं है। अपने CMO लेवल तक भी आप देखते हैं, हरियाणा में आज जितने डॉक्टरों की जरूरत होनी चाहिए स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक, आधे नहीं है, आधे से भी कम है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तो और भी ज़्यादा कमी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की बजाय, ये बीमा की बजाय, सबके लिए सभी तमाम बीमारियों का इलाज की पुख्ता व्यवस्था वो तभी हो सकती है जब सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर नीचे गांव, देहात, मोहल्ले तक क्लिनिक, प्राथमिक केंद्र वो मजबूत किए जाए, तभी ये संभव हो सकता है। और इसमें काम करने वाले न्यारी न्यारी बेकार प्रथाएं, आशाओं का चल रहा है आंदोलन, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ आशाएं नहीं है, इसके अलावा भी डॉक्टर्स तक भी, वो भी कच्चे हैं। वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम के ऊपर स्कीम के तहत इन सब को समाहित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाए, और इस तरह से तमाम नागरिकों को ये बुनियादी अधिकार, गुणवत्तापूर्वक सर्वोत्तम क्वालिटी का इलाज सबको मिले। और सिर्फ इलाज नहीं, स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए स्वस्थ नागरिक के लिए ज़रूरी है रहने की कोई जगह ठिकाना ठीक हो, सड़कों में मच्छर खा लें तो रहने की व्यवस्था, पीने का साफ पानी होना चाहिए, खाने को पूरी खुराक मिलनी चाहिए, कम से कम ये चीज़ ज़रूरी है।
उसके लिए ज़रूरी है। आज जिस तरह से आवास का ये बना दिया, बड़ी बड़ी कॉलोनाइजर्स हैं, डीलर्स हैं, बोलियां लग रही हैं, ज़मीन इतनी महंगी हो गई है कि कोई गरीब आदमी कैसे कोई घर बना लेगा भाई, तमाम सामग्री इतनी महंगी है। तो सरकार की जिम्मेदारी है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हरियाणा में पिछले 9 साल से आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, फार्म भरवाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार घोटाले होने लग रहे हैं, लेकिन आम आदमी को वो धक्के खा रहा है, रहने की जगह नहीं है। मजदूर सुअर बाड़ों की तरह से तमाम हरियाणा के अंदर जो उत्पादन करते हैं, हरियाणा के विकास में जिनका काम है, वो ऐसे रहते हैं जैसे सुअर बाड़े। तो सबके लिए आवास की व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा के नाम के ऊपर कानून है, लगातार कटौती की गई है। इस बजट में 90,000 करोड़ रुपए का कटौती है मोदी की सरकार ने जो की है। ये देश की जनता ही है जिसने दौलत पैदा की है, उसी पर इसका हक है। ये बाहर विदेश में माल पैसा कमाने का धंधा नहीं है। सबसे पहली जरूरत है हमारे लिए, आज का हमारा देश में डंका बज गया दुनिया में। सबसे शर्म की बात है कि दुनिया के 116 देशों की गिनती में हम 101वां नंबर के ऊपर। कुपोषण इतना गहरा पहुंच चुका है, सबसे ज्यादा नीचे के पायदान पर। तो सबको, जैसे केरल की सरकार ने करके दिखाया, ना सिर्फ 2 रुपये 3 किलो के भाव के, जो 3 रुपये के भाव के ऊपर गेहूं और चावल, बल्कि इसके तहत जरूरत की 14 चीज, जिसमें आपको दाल भी है, घी भी है, तेल भी है, मसाले भी हैं, गुड़, शक्कर, चीनी वगैरह वगैरह, ये चीजें जरूरत की मिलनी चाहिए। राज्य सरकार केरल की कर सकती है तो देश की क्यों नहीं कर सकती, हरियाणा की क्यों नहीं कर सकती? ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से एक इसके अंदर चर्चा की गई है। इसी तरह से बिजली पानी का, इसका परिवहन के बारे में हालत ये है एक समय के ऊपर, ये क्या है हमारी, जिसको बोलते हैं ना रणनीतिक महत्व का, रणनीतिक महत्व का क्षेत्र कहते हैं ऊर्जा को, बिजली, तेल, गैस, ये रणनीतिक महत्व का, सब कुछ इसके ऊपर चलता है। आज हालत यह है कि इसी निजीकरण की प्रक्रिया के तहत, जो एक समय के ऊपर बिजली बोर्ड था सरकार का ही, बिजली कोयले का कंपनी सरकारी थी, तेल की सरकारी थी, बिजली उत्पादन सरकारी था, प्राइवेटाइजेशन के चलते चलते आज स्थिति ये पहुंची है कि देश में बिजली उत्पादन का 76% यानी कि 2/3 हिस्से पर आज अडानी जैसों का, जिसमें बड़ा अडानी ही है, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, आज उनका दबदबा बिजली उत्पादन पर उनका एकाधिकार स्थापित हो चुका है। अब इस तक गए जो ट्रांसमिशन, क्योंकि बड़ी बड़ी बिजली के तुम तार देखो, घर घर तक बिजली पहुंचाने का, जिसको आप वितरण की कहते हैं, अब इसको वितरण तक प्राइवेटाइज कॉर्पोरेट के हवाले करने के लिए मोदी बिल ले आया है, बिजली बिल 2020, जिसके खिलाफ कई बार हड़ताल कर चुके, किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा था, लेकिन उसके बावजूद भी संसद के टेबल के ऊपर रख दिया गया। अभी चुनाव है, शायद ना पास करें, लेकिन तैयारी है पूरी। अगर वो पास होता है तो इस देश की जनता और किसानी के लिए वो सबसे बड़ा एक हमला होगा। कम से कम सबको अधिकार है, घर में लट्टू जड़ है, ये पूरा मुनाफे के लिए उनके हवाले करने की योजना। इसी तरह से आज परिवहन का है, रेल, मतलब आपका एयर इंडिया तो दे दिया, खत्म कर दिया, टाटा का गया, हवाई अड्डे गए, बंदरगाहें गई, अडानी जैसे को दे दिया, रेल अब धीरे धीरे किस्तों में रेल के अड्डे दिए, अब रेल की लाइनें दे रहे हैं, अलग प्राइवेट रेल चलाई जा रही है।